पिलर ऑफ इकोनॉमी शो प्रेजेंटिंग बाय सूर्यश्री ब्लॉक्स, बिल्डरों की पसंद यानी सूर्यश्री ब्लॉक्स, को पावर्ड बाय ऑर्बिस एलिवेटर एंड एसोसिएट विथ संपत ग्रुप यानी एक परिवार। नमस्ते मित्रों, मैं हूं प्रहलाद प्रजापति और बिल्ट इंडिया मैगजीन का पिलर ऑफ इकोनॉमी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुजरात का आर्थिक कॉरिडोर, भारत का आर्थिक कॉरिडोर, DFCC कॉरिडोर का जो ऑपरेशनल सेंटर है वो गुजरात की आर्थिक नगरी अहमदाबाद में प्रस्तापित है। भारत के रेलवे विभाग में आया हुआ DFCC कॉरिडोर के अहमदाबाद के जोन के CGM साहब सैनी साहब हमारे साथ हैं और पल पल की जो इन्फॉर्मेशन है वो जानने का प्रयास साहब से हम करेंगे। सर, ये जो एशिया का सबसे बड़ा ये ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर अहमदाबाद में है, यहाँ ये सेंटर से 15 से 6 किलोमीटर की जो पटरी है रेलवे के जो DFCC कॉरिडोर की है, यहाँ का पूरा संचालन होता है। तो ये पूरा जो DFCC कॉरिडोर है तो निर्माण करने की उसके पीछे क्या इंटरेस्ट है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो इंडियन रेलवे का नेटवर्क है उस पर जैसा कि आप जानते हैं मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर्स और गुड्स ट्रेन ये सभी एक ही ट्रैक पर चला करती थी। क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि भारत देश की अर्थव्यवस्था को तेज़ी से आगे बढ़ाना है, तो बिजनेस और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए, तो ज़रूरी था कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम किया जाए और गुड्स ट्रेन की स्पीड को बढ़ाया जाए। तो भारत सरकार ने 2005 के आसपास इस बात पे विचार किया कि क्यों ना सेपरेट एक कॉरिडोर बनाए जाएँ जिस पे केवल मालगाड़ियों का संचालन हो। तब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि हम 2 कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न 2 कॉरिडोर बनाएंगे जिनमें स्पेसिफिकली गुड्स ट्रेन हाई स्पीड पे चलेंगी और हेवियर गुड्स ट्रेन चलेंगी। दूसरा सवाल ये है कि 2005 में इसका विचार का बीज बोया गया था, तो इतना टाइम क्यों लगा? यदि मैं संक्षेप में बताऊं तो 2005 में एक आइडिया आया कि ऐसा कुछ करना है और 2006 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन बनाई गई कि इस काम को करना है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, चूंकि डबल लाइन के ट्रैक थे, WDFC 1500 किलोमीटर और ईस्टर्न कॉरिडोर करीब 1300 किलोमीटर, तो इतनी लंबाई के डबल कॉरिडोर बनाने के लिए काफ़ी सारे काम करने की ज़रूरत थी कि लैंड एक्विजिशन करना है, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना है, फंड अवेलेबल करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, इनमें काफ़ी टाइम लगा। लेकिन सही मायने में कहें तो 2019-20 के आसपास का टाइम है, जिस समय से कहें कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जो युग पुरुष हैं, जो कहते हैं कि भाई क्या अथक परिश्रम करूंगा, तो उनकी प्रेरणा से ही DFC की पूरी टीम ने दिन रात हार्ड वर्क करके 20 से 25 के बीच लगभग 5 से 5.5 साल के टेन्योर में लगभग दोनों कॉरिडोर हमने कमीशन कर दिए और उन पे मालगाड़ियों का काम चालू हो गया है। सर, पहला कमीशन कब हुआ था? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है इसका पहला सेक्शन 2021 में कमीशन हुआ मार्च में। वो था दादरी से मदार सेक्शन के बीच करीब 306 किलोमीटर, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही किया था और राष्ट्र को समर्पण किया था। उसके बाद से लगातार हम सेक्शंस कमीशन करते गए हैं और 12 मार्च 2024 को तो स्वयं प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, इसी ऑफिस में आए थे प्रधानमंत्री जी और उन्होंने WDFC का उस समय तक का जो सेक्शन कमीशन हुआ था दादरी से लेके
पालनपुर तक, सानंद तक, वो पूरा सेक्शन उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया यहीं पर इसी कंट्रोल रूम में आकर। और हमारा दूसरा एक सवाल है सर कि ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क पूरा संचालन कैसे होता है, क्योंकि ये निर्माण करना ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके सामने सरकार, रेलवे विभाग, लैंड एक्विजिशन, ऐसे कई सवाल आपके सामने खड़े हुए होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब तो आप आज कंट्रोल सेंटर में खड़े हैं जहां से मालगाड़ियां चल रही हैं और हम उसका ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर रहे हैं। बट इस मंजिल तक पहुंचने में बड़ी ही मेहनत की गई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सारे ऑफिसर्स की टीम, सुपरवाइज़र स्टाफ की टीम, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स और वो सारे मजदूर जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया, दिन रात एक काम करके इस काम को अंजाम दिया ताकि ये कॉरिडोर का काम कंप्लीट हो और ट्रेनों का संचालन हो सके। ट्रेन का संचालन कंट्रोल करते हैं, जिसमें डबल इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है, पूरी तरह से विद्युतीकृत। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हमने उसमें लगाई है ताकि ट्रेन के ऑपरेशन सुचारू रूप से चले और हाई स्पीड पे ट्रेन ऑपरेशन करे जा सके। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने इस सेंटर का 12 मार्च 2024 में उसका इनॉग्रेशन किया था और उस वक्त पहले भी बताया था कि भारत के प्रगति एवं समृद्धि के कॉरिडोर यानी DFCC कॉरिडोर। तो आइए हम ये DFCC कॉरिडोर का संचालन इस सेंट्रल रूम में कैसे होता है, आइए हम समझते हैं कि पूरी जो ट्रेन का आवन जावन कैसे होता है। और यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो DFCC कॉरिडोर का 15 से 6 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है उसका संचालन, ये आप जो देख रहे हैं तकरीबन 150 फीट से ज़्यादा लंबा चौड़ा ये जो LED दिख रही है, इसमें आप देख सकते हो कि ट्रेन कहाँ से कहाँ जाती है, कहाँ रुकती है, उसके पूरा संचालन ये कंट्रोल रूम से होता है। ये जो सर ये कंट्रोल रूम है, उसमें जो पूरा कॉरिडोर पे जो ट्रेनें आवन जावन करती है तो उसका संचालन पूरा कैसे होता है। ये जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है, ये WDFC जो है उसका एक तरह से हार्ट मान लीजिए, हृदय, जहाँ से WDFC की सारी ट्रेन का मॉनिटरिंग और ऑपरेशन दोनों काम किए जाते हैं। ये 1506 किलोमीटर का डबल लाइन ट्रैक है जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है, ऑटोमेटिक सिग्नल से लेस है और पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जो आज के समय में उपलब्ध है, जैसे कि स्काडा, ऑटो फॉल्ट लोकेटर, कंडीशन मॉनिटरिंग ऑफ सिग्नल्स, मॉनिटरिंग ऑफ पावर सप्लाई। जो ट्रेन हमारी ट्रैक पे चलती है उनके सभी के रोलिंग स्टॉक के एक्सेल बॉक्स कोई ओवरहीट तो नहीं कर रहे, उनकी मॉनिटरिंग का सिस्टम। जो ड्राइवर हमारी ट्रेन को चला रहे हैं उनसे सीधा डायरेक्टली यहाँ से हम उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं और वो हमसे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सिस्टम में मिनट टू मिनट ट्रेन की मॉनिटरिंग हो रही है। और आप जो यहाँ पे कंट्रोल पैनल देख रहे हैं, जो करीब 70 मीटर लंबी LED स्क्रीन है, जिस पे आप देख रहे होंगे कि ये एग्जैक्टली हमारे 1500 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसकी रेप्लिका है। ओके। रेप्लिका से मतलब ये है कि इस समय ट्रैक पे कहाँ कौन सी ट्रेन खड़ी है या लाइन पे चल रही है और किस सिग्नल की किस तरह से पोजीशन है, कौन सी चीज़ों को हमें प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे विजिबल हैं। तो आप ये समझें कि पूरा मैप हमारी आंखों के सामने है। सर, इसमें कोई पटरी पे कोई गड़बड़ी हुई तो कैसे उसका आप सॉल्यूशन करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि पटरी पे गड़बड़ी हो या पावर सप्लाई की गड़बड़ी हो, उनकी मॉनिटरिंग के सिस्टम लगे हुए हैं और वो सूचना हमें मिनटों में मिल जाती है। यदि कोई सिग्नल ख़राब है या कहीं पे हमारी ओवरहेड लाइन का कोई वायर टूट गया है या किसी ट्रेन में कोई एक्सेल बॉक्स ओवरहीट कर रहा है, ये सारे इंटीमेशन हमें विदिन मिनट्स मिल जाते हैं।
और चूँकि आप जानते हैं कि यदि कोई भी प्रॉब्लम की सूचना मिनटों में मिल जाए तो निदान भी हम मिनटों में ही उसका कर लेते हैं कि भाई ट्रैक पे सो एंड सो प्रॉब्लम हो गई है, उसको अटेंड करने की जो एजेंसीज़ हैं वो जाके उसे अटेंड करती हैं। अभी सर ये मेंटेनेंस जो है इसका पटरी का, जो पुराने ज़माने में ऐसा था कि लकड़ी की पटरी थी, लकड़ी बिछाने, अभी तो आरसीसी आ गया, तो अभी ये मेंटेनेंस का भी हमारे यशस्वी मंत्री श्री यशस्विनी कुमार ने कहा था कि भाई हर शुक्रवार को ये इसका मेंटेनेंस होता है, तो उसके पूरा प्रोसीजर और क्या सिस्टम क्या है? देखिए, मंत्री जी की प्रेरणा से ही ना केवल इंडियन रेलवे बल्कि डीएफसी में भी एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए, रोलिंग ब्लॉक प्लानिंग। रोलिंग ब्लॉक प्लानिंग का मतलब ये है कि मंत्री जी का कहना ये था कि भाई छोटी छोटी प्लानिंग ना करें, हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाए कि ट्रैक की, पावर सप्लाई की, ओएचई की, सिग्नल की जो मेंटेनेंस करनी है तो हम एडवांस में प्लानिंग बनाएं कि कहाँ पे करेंगे, कब करेंगे, और उस हिसाब से ब्लॉक की हम रिक्वायरमेंट एडवांस में बताएं। क्योंकि जब हम एडवांस में प्लानिंग कर लेते हैं तो ट्रेनों का संचालन भी उसी हिसाब से रेगुलेट करते हैं कि भाई मुझे कल इस सेक्शन में 2 घंटे का ब्लॉक देना है, तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को पहले से पता होता है कि इस सेक्शन में मुझे ब्लॉक देना है, तो वो ट्रेनों की आवाजाही उस हिसाब से रेगुलेट करता है और वो हमें ब्लॉक देता है। ब्लॉक देने से फिर हमारी जो मेंटेनेंस वाली टीम होती है, चाहे वो सिग्नल की टीम हो चाहे ट्रैक वाली टीम हो, वो उन लोकेशंस पे जाती है और मेंटेनेंस का काम करती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि डीएफसी में हम लोग अधिकतर से अधिकतर मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस के ऊपर जा रहे हैं। मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस मतलब जहाँ पे मैनुअली काम कम करना पड़े और मशीनों से काम ज़्यादा हो। उससे 2 फ़ायदे, एक तो काम का आउटपुट भी ज़्यादा है और काम की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो वी आर गोइंग फॉर मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस इन ऑल डिपार्टमेंट। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि जो कॉरिडोर है वो देश की समृद्धि और प्रगति के कॉरिडोर है। समृद्धि और प्रगति का मतलब ये होता है कि देश की इकोनॉमी और बिजनेस खूब बढ़े तो समृद्धि बढ़ेगी। क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है तो सभी के पास नौकरी है, सभी के पास काम है, बिजनेसमैन के पास बिजनेस है। डीएफसी इसी काम को करने में सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है कि हमने खासकर इंडस्ट्री या बिजनेस में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी, जो कि इंडिया में पहले के डाटा बताते हैं कि लगभग 12 से 13% हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ओवरऑल हुआ करती थी। और प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य था कि वेरियस प्लानिंग के थ्रू, चाहे वो डीएफसी हो, चाहे गति शक्ति मिशन हो, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स वाली स्कीम हो, इस सब को यूज़ करके लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम इस लेवल पे लेके आए कि हम वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पीट कर सकें। तो उसी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का काम डीएफसी कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएफसी का अधिकतर अलाइनमेंट दिल्ली से गुजरात और महाराष्ट्र होते हुए है। तो हम एक तरह से देखें कि जेएनपीटी तक जब हम कनेक्ट करते हैं तो जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो कि गुजरात से होकर गुजर, इस पूरे कॉरिडोर को डीएफसी कॉरिडोर जो है वो हेल्प कर रहा है कि आप हमारे हाईवे एक्सप्रेसवे पे आएँ और अपनी माल को तेज़ी से डेस्टिनेशन पे पहुँचाएँ। यानी कि कोई बिजनेसमैन को ये डीएफसी कॉरिडोर का यूज़ करना है, उसका इस्तेमाल करना है, तो उसकी प्रोसीजर क्या है? डीएफसी में यदि आप डीएफसी के थ्रू अपना माल भेजना चाहते हैं तो आप डीएफसी के जो कंसर्न यूनिट है, जैसे यदि अहमदाबाद एरिया के आसपास है तो आप हमारी यूनिट को बात कर सकते हैं। राजस्थान में यदि एरिया है तो वहाँ अजमेर और जयपुर यूनिट को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मुंबई तरफ के लोग जो है वो मुंबई यूनिट को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो इंडियन रेलवे किसी डिवीज़न में भी जाके बात कर सकते हैं कि आप अपना मटेरियल भेजना चाहते हैं, तो वो आपको उसकी जानकारी देंगे और आपको उसका हिसाब किताब भी बताएंगे कि आपको किराया कैसे लगेगा और कौन से रूट से आपका बड़ी तेज़ी से माल जाएगा। ये 12 मार्च 2024 में इसका इनॉग्रेशन हुआ, तो 12 मार्च से लेकर 12 मार्च 2024 के लेकर अभी 2025 कल ही कंप्लीट हुआ। हाँ। तो ये 2 सालों में एक साल में ये 5 राज्य जो हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है, ये 5 राज्यों की आर्थिक इकोनॉमी जीडीपी में कुछ बदलाव आया, ऐसा कुछ आपको लगता है? देखिए, जैसा मैं बताऊं कि गुजरात जो है ना वो भारत के 4-5 अग्रणी राज्यों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। उनमें हम काउंट करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट हैं और ये दोनों स्टेट को हम सर्व करते हैं। तो डेफिनेटली डीएफसी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है
हालांकि इसके रेडीमेड तुरंत फिगर अवेलेबल नहीं है कि जीडीपी में WDFC का कितना कंट्रीब्यूशन है, बट डेफिनेटली चूँकि माल की आवाजाही बड़ी तेज़ी से बढ़ी है और सस्ती है, तो हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये 1506 किलोमीटर का है, इसमें से तकरीबन 100 किलोमीटर का अभी पटरी लगाना बाकी है, तो उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है? मैं आपको बताऊं कि WDFC का जो लास्ट हिस्सा बचा हुआ है वो करीब 100 किलोमीटर के आसपास है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से कनेक्ट होने वाला है। तो पटरियों का काम काफ़ी कुछ हो चुका है, नॉट ओनली पटरी, इलेक्ट्रिकल का, सिग्नल का, सभी काम, ब्रिज बनाने का, सारे काम बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। और DFC की पूरी भरसक कोशिश है कि हम इसी फाइनेंशियल ईयर में इस सेक्शन को कमीशन कर दें, ये बचा हुआ 100 किलोमीटर भी कंप्लीट हो जाए। अभी सर ये DFC से वेस्टर्न कॉरिडोर तो बन चुका है, अभी इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? इस मामले में मैं कहूँ तो ईस्टर्न कॉरिडोर में भी सारा काम ख़त्म हो चुका है, जो काम DFCC को करना था। हमने सोनपुर तक की कनेक्टिविटी, लुधियाना के साहनेवाल से लेके सोनपुर तक की कनेक्टिविटी जो करीब 1300 किलोमीटर है, वो काम हमने कंप्लीट कर दिया है और वहाँ 100% काम ख़त्म हो गया। EDFC काम कर रहा है। और मज़ेदार बात मैं ये बताऊं कि EDFC जो कॉरिडोर है वो मोस्टली हमारे जो खनिज संपन्न एरिया है, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन एरिया से गुजरता है। और वेस्टर्न कॉरिडोर हमारे वेस्टर्न पार्ट से कनेक्ट होता है, जहाँ पे हमारे देश के सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट, तो पिपावाव पोर्ट, ये अवेलेबल है। गुजरात के सभी पोर्ट को कवर कर लेता है। गुजरात के और मुंबई का JNPT भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो सारे इम्पोर्टेंट पोर्ट की कनेक्टिविटी। अब पोर्ट की कनेक्टिविटी का मतलब है कि हमारे देश में आने वाला इंपोर्ट और जाने वाला एक्सपोर्ट दोनों बड़ी तेज़ी से हम कर पाएंगे। ओके। और ये करेंगे तो उसका फ़ायदा सभी को ही मिलेगा। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ अहमदाबाद जो ऑपरेशनल कंट्रोल रूम है उसके CGM सैनी साहब हमारे साथ थे। और सैनी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके सामने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और मित्रों, ऐसे वीडियो देखने के लिए, आर्थिक विकास के बारे में वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।